हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का चहल एकेडमी पटना में स्वागत है। आज की सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बीपीएससी ने हमें अपनी एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए दो ही चीजें प्रोवाइड की हैं। पहला पीवाईक्यू और दूसरा हमारा सिलेबस। तो आज इस सिलेबस में यानी आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं। और इस डिकोड करने के दौरान मैं बेसिकली जो बीपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस की जो सिलेबस है, यानी कहने का मतलब जो पॉलिटी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस में, इसको आज डिकोड करेंगे। आपके स्क्रीन पे ये सारी टॉपिक्स दिख रही होंगी। ये बीपीएससी का प्रीलिम्स का कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है। मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप सिलेबस देखेंगे बीपीएससी का, आप पाएंगे कि बीपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में पॉलिटी के सिलेबस के नाम पर सिर्फ एक टर्म लिखा है, एंड दैट इज इंडियन पॉलिटी। लेकिन उस इंडियन पॉलिटी को हम सभी अनुभवी शिक्षकों ने डिकोड किया है और आज इसी को हम लोग समझने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथियों, हमारी जो पहली जो टॉपिक है, जो बीपीएससी इंडियन पॉलिटी में वेदर इट इज प्रीलिम्स और मेंस, वहां पर यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। और ये याद रखिएगा कि जो भी मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, यहां से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। सब इसी टॉपिक में से, इसी चैप्टर्स में से सारी क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहली जो टॉपिक दिख रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम सभी ये समझेंगे कि भारत के संविधान की यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन कहां से स्टार्ट होती है। हम सब ये समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है और किस तरीके से इंडिया को रूल करती है और किस तरीके से करप्शन करती है। और ब्रिटेन में बैठा जो क्राउन है, जो गवर्नमेंट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन को कैसे रिड्यूस करने का अटेम्प्ट करती है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि कितनी सारी एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में लाई गई। और इसके बाद हम सभी ये समझेंगे कि भारत के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। यानी हमारी ये जो दूसरी टॉपिक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी को तो मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम सभी ये भी समझेंगे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी या समरी को समझना चाहता है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप प्रियम्बल देख लीजिए। साथियों, आपको प्रियम्बल जब मैं कह रहा हूं तो आपका ध्यान 1776 यानी 4 जुलाई 1776 की तरफ जाना चाहिए, जहां पहली बार पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, ब्रिटेन से आजाद होकर, इंडिपेंडेंट होकर, एंड दैट वाज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साथियों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गवर्नर मॉरिस नाम के एक पॉलिटिशियन थे। उन्होंने अपने देश की प्रियम्बल को बनाया था सेम उसी पैरालेंस पे, सेम उसी पैटर्न पे हमारे देश में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हो रहा था। एट द सेम टाइम द जवाहरलाल नेहरू हैव गिवन एंड एड्रेस्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसी के बेसिस पे ये प्रियम्बल हमारे देश की डिजाइन की गई, एंड द प्रियम्बल इज द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी सीरीज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जहां से बीपीएससी में क्वेश्चन आती है, दैट इज बेसिकली यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसके बाद इसके साथ सिटीजनशिप, है ना। यूनियन टेरिटरी में हम समझेंगे, देखिए बात यहां पे समझेंगे आप किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो अपने करियर का शुरुआत कर रहा होता है, जब उसकी विवाह हो जाती है, मैरिज हो जाता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना घर बनाना, हाउस बनाना, सपनों का घर बनाना। उसी प्रकार वो डिसाइड करता है कि इस घर में रहेगा कौन, इसके बाद उस घर में रहने वाले लोगों को क्या क्या राइट्स मिलेंगी, और उस घर में रहने वाले लोगों की क्या क्या ड्यूटी होगी घर के ऑनर के प्रति, यानी मालिक के प्रति, यानी हेडमैन के प्रति। उसी प्रकार हमारे लिए प्रियम्बल को समझने के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये समझे कि हमारा जो घर है, यानी हमारी जो कंट्री है, हमारी जो मदरलैंड है ना, उसमें कितनी टेरिटरी, कितने स्टेट्स हैं, कितना टेरिटरी है, क्या क्या नाम है सभी टेरिटरीज का, और इसके बाद यहां पर कौन रहेगा, यानी दैट इज बेसिकली सिटीजन्स। इसके बाद मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि हमारे देश में सिटीजन्स भी दो प्रकार के हैं। एक तो जो नेटिव सिटीजन्स है, यानी हम और आप, और कुछ एलियन सिटीजनशिप होते हैं साथियों, जो विदेशों से आकर भारत में, या टूरिज्म कह सकते हैं, या वीजा के बेस पर भारत में आते हैं। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में जब आप आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने कहा कि किसी व्यक्ति का जब अपना घर बसता है तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि उस घर में रहने वाले लोगों का क्या राइट्स होगा,
होगा, उसी प्रकार हमारा जो घर है यानी हमारी मदरलैंड, यहाँ पे रहने वाले लोगों के यानी सिटीजनशिप का यानी सिटीजन्स का क्या उनका राइट्स होगा यानी फंडामेंटल राइट्स होगा। आज हम लोग जब हम लोग डिकोड करेंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स को बहुत डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे। एंड एक चीज याद रखिएगा, द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरी इंडियन पॉलिटी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज बेसिकली द फंडामेंटल राइट्स। इस फंडामेंटल राइट में हम ये समझेंगे कि आखिर देश यानी स्टेट यानी राज्य, जो कि इसके एक आर्टिकल में यानी आर्टिकल 12 में बोला गया है, आखिर स्टेट होता क्या है। हम ये समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को जो गवर्नमेंट है किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, किस तरीके से टारगेट कर सकती है। हम ये समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो ह्यूमंस हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो भारत के, ये उनके लिए है और ये गवर्नमेंट की जो पावर है उसको लिमिटेड करती है, ये गवर्नमेंट को उसके औकात में रखती है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम सभी ये समझेंगे कि कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वेदर इट इज राइट टू इक्वालिटी, वेदर इट इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, है ना। इन सभी चीजों को हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारी राइट्स है प्यारे साथियों, उन सभी राइट्स को हम लोग यहां समझेंगे फंडामेंटल राइट्स में। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या ऐसा यार्डस्टिक होता है या क्या ऐसा पैरामीटर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो, उसको एक सलाह देता है, गाइड करता है कि भाई तुम्हें इस दायरे में, इस लिमिटेशन में रहकर ही कानून बनाना है। आपने कभी सोचा यार मैं तो कुछ काम करता हूं तो मेरे से गलती हो जाती है। ये इतना बड़ा देश गवर्नमेंट संभाल रही है, कौन सी गाइडिंग प्रिंसिपल है जो गवर्नमेंट को हर एक स्टेज पे गाइड करते रहता है कि भाई तुम्हें ये लॉ बनाना है और इस लॉ को तुम्हें इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है या तुम्हें ये लॉ नहीं बनाना है। ये सारी साथियों डीपीएसपी में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बेसिकली यहां पर ये गाइड करती है गवर्नमेंट को, डीपीएसपी को, तुम्हें किस तरीके से काम करना है देश में, किस तरीके से देश को गवर्न करना है। इसके बाद इसी सीरीज में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई ऐसा है कि फंडामेंटल राइट्स तो गवर्नमेंट सिटीजनशिप को दे रही है, लेकिन एक सिटीजन की क्या ड्यूटी होती है। एक सिटीजन होने के नाते आपकी ड्यूटी है कि आप अपने देश के प्रति अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल रहें। आपकी यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने देश के प्रति कुछ ड्यूटी प्ले करें। आज उसी ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे साथियों। यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐसी चैप्टर जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो नेशनल इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द 1975, उन्होंने बेसिकली नेशनल इमरजेंसी लॉन्च किया था, इंडिया में प्रोक्लेम किया था, ये वो नेशनल इमरजेंसी है जिसने जन्म दिया भारत में फंडामेंटल ड्यूटी को। हम लोग ये सारी चीजों को डिकोड करने वाले आने वाले क्लासेस में। साथियों जो हमारी अगली लेक्चर है दैट इज बेसिकली द अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। भाई ऐसा है, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट मानी जाती है। लिविंग डॉक्यूमेंट माने कोई भी ऐसी चीज जिसमें लगातार ओवर द टाइम डायनामिज्म आए, बदलाव होता रहे, तो हम कहते हैं वो लिविंग थिंग्स है। उसी प्रकार हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसके पीछे कारण यह है कि सिंस 1947 जब हम आजाद हुए एंड सिंस 26 ऑफ जनवरी 1950 व्हेन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, उसके बाद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम, डिमांड टू डिमांड, जैसा सिटीजन्स का डिमांड रहा उसके अनुसार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती गई। लेकिन इस अमेंडमेंट को करने का पूरा पावर हमारे देश की हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी, हाईएस्ट जो ऑफिस है दैट इज पार्लियामेंट, उसके हाथ में है। लेकिन पार्लियामेंट को भी कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं, वो हर जगह बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकता। देयर इज सम लिमिटेशंस जहां पर हमारी पार्लियामेंट नहीं जा सकती। हम इन सभी चीजों को डिकोड करेंगे और इसके बाद हम ये समझेंगे कि हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी रिलेशन कैसे आगे बढ़ती है, क्या क्या रिलेशन प्ले करने में प्रॉब्लम्स आती है, सभी चीज़ों को समझेंगे। आमतौर पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो रिलेशन होती है, फाइनेंशियल रिलेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होती है और इसके बाद हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन होती है। इन सभी चीज़ों को समझेंगे। जैसे एक फादर और एक सन के बीच में जो रिलेशन होता है ना, किस तरीके का रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन है ना, इकोनॉमिकल रिलेशन, फादर पॉकेट मनी अपने बच्चे को देता, अपने बच्चे को पढ़ाता है, इमोशनल रिलेशन। उसी प्रकार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के
बीच में कई रिलेशंस होती हैं, उन सभी रिलेशन को आराम से डिकोड करेंगे। यकीन मानिए ये सारी चैप्टर्स इतनी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं कि यहीं से सारी की सारी क्वेश्चंस आती है। ये आपको मानना होगा, ये आपको विश्वास करना होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगली जो हमारी है इमरजेंसी प्रोविजन। लेकिन कई बार हमारे देश में क्या होता है बच्चों या साथियों, कि हमारे देश में कई ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब हमारे देश की जो गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, या हमारा किसी के साथ वॉर हो जाता है, उस स्थिति में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल जैसी चीजें लगती हैं। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है स्टेट को, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, और इसे प्रेसिडेंट के द्वारा लागू किया जाता है। उसी प्रकार अगर हमारे किसी देश के साथ अगर मान लीजिए वॉर हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उस स्थिति में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है। हालांकि ये काफी डेप्थ थ्योरी है, यहां पर मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूं आपको। तो हम लोग ये बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वी विल अंडरस्टैंड द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। हम सभी जानते हैं प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला सिटीजन माना जाता है। ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इफ आई एम सेइंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इसका मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी हुआ साथियों। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली हमारे देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति है। इसे कहा जाता है प्रेसिडेंट को कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है ना, यानी सबसे पावरफुल तो है, लेकिन इसकी पावर का उपयोग कौन करता है? इनकी पावर का उपयोग प्राइम मिनिस्टर करता है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता है? रियल एग्जीक्यूटिव, है ना। जस्ट वैसे ही कि आपके पापा के हाथ में पावर तो है, लेकिन मदर यानी मां सबसे ज्यादा पावर एंजॉय कर रही है, उसी प्रकार प्रेसिडेंट के हाथ में पावर तो है, लेकिन इसकी पावर को एंजॉय करता है द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ कम ऑन द पॉइंट। इसके बाद हम सब ये समझेंगे कि इंडिया में कानून, इंडिया में लॉ कैसे बनता है, बिल कितने प्रकार की होती है, हमारे देश की पार्लियामेंट के कितनी ऑफिसेस हैं, कितनी प्रकार यानी कितनी जो है ऑफिसेस पार्लियामेंट में आती है। और मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा माने लोअर हाउस और राज्यसभा माने अपर हाउस, ये सारी चीजों को हम लोग डिकोड करेंगे। और इसके बाद हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जब इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में हर व्यक्ति अलग अलग पार्टी से या फिर इंडिपेंडेंट वो जीत करके, इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत करके जब पार्लियामेंट में पहुंचता है, और कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी से या इंडिपेंडेंट जीता है, अपनी जनता को धोखा देते हुए, थ्रेट यानी कह सकते हैं जनता को चीट करते हुए जब वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो जनता को चीट करते हुए यानी पीपल को चीट करता है, और उस चीटिंग के बदले उसे उस लोकसभा का जो चेयरमैन है, जिसे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहते हैं, किस तरीके से उसको डिस्क्वालीफाई करता है यानी उसके पद से हटाता है। इन सभी चीजों को वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इसी क्रम में हम सभी समझेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है भाई। पार्लियामेंट्री कमेटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बीपीएससी। नाउ इन द पार्लियामेंट्री कमेटी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब लोकसभा और राज्यसभा में जब देश को गवर्न करने के लिए, कंट्री को गवर्न करने के लिए, जो हमारे कंट्री के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या जो प्राइम मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर्स हैं, जब ये कोई लॉ लाते हैं, तो उस लॉ को लाने के बाद उसी लोकसभा और राज्यसभा में बहुत सारी ऐसी कमिटियां, ऐसी ग्रुप्स होती हैं, और वो ग्रुप्स ये देखना चाहती हैं कि भाई ये जो लॉ लाया गया है, क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या फिर ऐसे ही ला दिया गया है, या फिर इसमें क्या कमी है, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या इसमें हमें और सुधार करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। इन सभी चीजों को वी विल डिकोड इन द पार्लियामेंट्री कमेटी। के हमारे देश में, हमारी लोकसभा, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में कितनी कमिटीज हैं, और उन कमिटीज में कौन कौन लोग बैठते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेशन। इसके बाद जब हम इस सीरीज में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारी चैप्टर हो जाती है सुप्रीम कोर्ट। साथियों, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलेट, वी कैन से दैट द जुडिशियरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की सबसे टॉप लेवल की जुडिशरी मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट की। आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गए, आप सेटिस्फाइड नहीं है उसके जजमेंट से, आप हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साथियों सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन से अवार्ड किया गया, रिवॉर्ड किया गया है, द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है, आप जो भी उसका मतलब निकाल लें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही परम सत्य है, वही जो है सुप्रीम ट्रूथ है, क्योंकि इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहा गया द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
नाउ कम ऑन द पॉइंट, इसके बाद हमारी जो अगली इंस्टीट्यूशन है वो हाई कोर्ट है, यानी अगली जो हमारी चैप्टर है वो हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। इंडिया में आज 25 हाई कोर्ट्स हैं। वी हैव 28 स्टेट्स इन इंडिया और हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुई, हमने अपने देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया ऑन द 26 जनवरी 1950, उस दौरान हमारे पास इतनी हाई कोर्ट्स नहीं थी। ओवर द टाइम, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो इसमें कई बदलाव हुए और इंडिया में कई हाई कोर्ट्स को इनॉग्रेट किया गया। आज हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं और इन द फ्यूचर और भी हाई कोर्ट्स इंक्रीज होंगे। अगली हमारी जो इसी क्रम में जो चैप्टर है, हम लोग ये समझेंगे कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं, वेदर इट इज नागालैंड, वेदर इट इज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, या जिस भी स्टेट का नाम लीजिए, क्या उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल प्रिविलेज मिला है? और अगर मिला है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन सी ऐसी आर्टिकल है या कौन सी ऐसी प्रोविजन है जहां पर इनके बारे में मेंशन, इंश्राइंड किया गया है? और याद रखिएगा, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में मेंशन कहना ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, बल्कि इसके बजाय आप इंश्राइंड या इम्बॉडीड कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है हमें वो फॉलो करना पड़ता है जब हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं। इसके बाद जब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं तो हम अपने देश की सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं पावर, पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं, म्युनिसिपैलिटी के बारे में। इट वॉज अ ड्रीम ऑफ गांधी कि भारत में पंचायती राज को लागू किया जाए। और पंचायत का मतलब होता है पंच प्लस आयत, यानी 5 असेंबली, 5 लोगों का समूह। पंचायत माने जो रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है, रूरल एरियाज में किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए पंचायत का फॉर्मेशन किया गया। और म्युनिसिपैलिटीज का भी इसलिए फॉर्मेशन किया गया कि सिटी को कैसे डेवलप किया जाए। वी विल ट्राई टू डिकोड द म्युनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत। इसके बाद हम ये समझेंगे कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस में कई इंडियन इंस्टीट्यूशन को उन्होंने इंश्राइन किया है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। और हम ये समझेंगे प्यारे बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या। आपने आमतौर पर सुना होगा यूपीएससी, है ना, स्टेट पीसीएस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इसके बाद हम लोगों ने कई जो है और पोस्ट का नाम सुना है ना, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट इवन। तो ये सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम लोग डिकोड करेंगे इन द नियरर सेशंस। इसके बाद कई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जैसे सीबीआई, आपने सुना होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपने सुना होगा एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना। इन सभी संस्थाओं को, जैसे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन सभी को हम लोग डिकोड करेंगे। इसके बाद हमारी जो अगली चैप्टर है दैट इज बेसिकली द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, बिकॉज इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। वी हैव मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड वी हैव मैनी डायलेक्टिक्स इन इंडिया ऑल्सो। And if I'm saying the dialectics मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है, जो क्षेत्रीय यानी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी जो सब लैंग्वेजेज आती हैं, इन्हें हम डायलेक्टिक लैंग्वेज कहते हैं। हम सब ये समझेंगे कि इंडिया में कितनी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा यानी रिकॉर्ड यानी स्टेटस दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। साथियों, ये जो मैं चैप्टर का डिस्कशन कर रहा था, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा इस बीच में कि सर, मैंने तो लक्ष्मीकांत, डीडी बसु और बहुत सारी ऐसी बुक है जहां पर देखा कि बहुत सारी उसमें चैप्टर्स हैं, आपने सिर्फ सर बोला कि 20 चैप्टर्स हैं। प्यारे बच्चों, साथियों, मैं आपको एक चीज यहां पर आपका ध्यान, यहां पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन अट्रैक्ट करना चाहूंगा। जो बाकी बची हुई चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को इन्हीं में हमने पिरोया है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा वाइस प्रेसिडेंट का कहीं पर आपको चैप्टर नहीं दिख रहा होगा। वाइस प्रेसिडेंट को चैप्टर को हम लोगों ने पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किया, यानी हम पार्लियामेंट में ही आपको पढ़ाएंगे। अब बोलेंगे सर कैसे? आई विल टेल यू वन थिंग। जब मैं अगर पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट में अपर हाउस होता है राज्यसभा, और याद रखेंगे राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है, जो राज्यसभा को जो बेसिकली डील करता है, वो चेयरमैन जो होता है बेसिकली उसको वाइस प्रेसिडेंट वो डील करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट जो है बनता है, अपॉइंट होता है, तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो बच्चों, साथियों, जब मैं अपर हाउस यानी राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं अपने आप आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार कई और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लोग समझें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके मन में आ रहा होगा सर, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या हम इसको पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स वी विल डील। हमारा यहां पर आपको दिख रहा होगा, दैट इज बेसिकली द constitutional bodies. We will deal in the constitutional body.
जितनी भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वी विल डील इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेक्शन दैट इज मेंशन्ड हियर, वी विल डील। सो ये रही हमारी सिलेबस, और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि यहीं से आपकी क्वेश्चन आने वाली है, इसके बाहर से नहीं आएगी। आप इन्हीं चैप्टर्स को अपने सब कॉन्शियस माइंड में आप इसको बसा लो, इसको रिकॉर्ड कर लो। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। इफ यू वांट टू स्कोर द हायर मार्क्स इन द पॉलिटी, इफ यू वांट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, just follow these chapters, you will win the race. Thank you to all of you.